हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास होगी जो रिवीजन सीरीज है। आज की क्लास में हम यूपी स्पेशल देखेंगे। यूपी विशेष से जितने भी क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एस सी ने अब तक पूछे हैं, सारे मुख्य मुख्य क्वेश्चंस हम देखेंगे और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस के साथ सीमा साझा करता है। इसका मतलब ये हुआ है या किस सीमा के अंतर्गत आता है जो बुंदेलखंड है आपका। तो अगर आप लोगों ने यूपी का मैप देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक तो देखो एमपी जो है, बुंदेलखंड में सिर्फ यूपी के राज्य जिले नहीं हैं। बुंदेलखंड में यूपी के कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। एमपी के भी ठीक ठाक जिले हैं इसमें, और ये मिला के बनता है आपका बुंदेलखंड रीजन। तो किसके साथ सीमा करता है? यूपी एमपी सीमा के साथ आपका क्या है? बुंदेलखंड लगा हुआ है। यूपी के 7 जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट से ले लो, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी और जालौन। ठीक है, ये सारे जिले आपके किस में आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ललितपुर भी, झांसी, ललितपुर, जालौन। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ देखो कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। अगर यूपी का आप लोगों ने मैप देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऊपर के जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से लेके इधर के सिद्धार्थनगर तरफ के, वो सब क्या करते हैं? साझा करते हैं। टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको एक बार आप मैप पे देख लेना तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा जिला है जो नहीं साझा करता है सीमा? वो है सीतापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सीतापुर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो यूपी और बिहार की सीमा पे भी अगर आप देखो तो 7 जिले हैं। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी बिहार की सीमा पे हैं। इसमें से पूछा गया है कौन सा है, तो देखो यहां से अनुमान लगाना, बस्ती अंदरूनी जिला है? बिल्कुल नहीं है। बांदा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है, यहाँ तो कोई बिहार का लेना देना है ही नहीं। बुलंदशहर आप देखोगे तो ये आपका दिल्ली पश्चिमी यूपी का है, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा बचा? केवल बलिया बचा है। बलिया जिला है, जो बलिया को सबसे पूर्वी जिला भी है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। तो यही बिहार के साथ क्या है? सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सिंपल सा कॉमन सा फैक्ट है, यूपी की अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो केवल एक ही देश से मिलती है, उसका नाम है नेपाल। तो बाकियों को देखने की जरूरत ही, नेपाल आ जाएगा सीधा। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये बोल रहा है एक प्रकार से लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही, कि जो किसी अन्य राज्य से क्या है? सीमा साझा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा है आपका? तो अगर आप इसमें देखोगे तो ललितपुर बिल्कुल करता है आपका, देवरिया करता है, सहारनपुर, सहारनपुर अगर आपने देखा होगा सबसे ऊपर है नॉर्थ और वेस्ट में, तो ये भी करता है। कौन नहीं करता? हरदोई, हरदोई आपका अंदर है। तो हरदोई के चारों तरफ अलग जिले लगे हैं, किसी राज्य से इसकी सीमा टच नहीं होती है। आगे चलते हैं। अगर जिलों में देखो, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ज्योग्राफी फैक्ट्स जो हैं आपके बहुत डिटेल में बताए थे। ये भी बताया था कि कौन सा जिला कितने, अगर 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला था वो आपका सोनभद्र था। ऐसे करके सारे फैक्ट्स आपको दिए थे, एक बार उसको देख लेना अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही। यूपी एस आई डी ए, यूपी सीडा की बात हो रही। ठीक है, यूपी सीडा का फुल फॉर्म क्या है? यूपी एस आई डी ए, तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ऐसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यूपी दिवस है, योगी जी जब आए थे इन्होंने ही यूपी दिवस मनाना क्या किया था? शुरू किया था। एक अब 24 जनवरी 1950, मतलब संविधान बनने से पहले जस्ट 2 दिन पहले। एक चीज और बताएं, जो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी ना, वो 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी, और इस दिन बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे निर्णय लिए गए थे इस दिन, जो 24 जनवरी 1950 है। तो इसी दिन क्या हुआ था आपका? यूपी का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, और इसी दिन मनाया जाता है यूपी का क्या? यूपी दिवस। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? अभी बात हुई है 24 जनवरी 1950 को।
संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे पीएम हैं उन्हीं का सरनेम है होरमार्श जी फिरोज शाह मोदी। ये क्वेश्चन आते हैं, स्टेटिक क्वेश्चन हैं, आते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये केवल यूपी की नहीं थी, ये ध्यान रखना। ये आपकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी, ठीक है। और देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो इनके बारे में बात हो रही, सुचेता कृपलानी के। आगे चलते हैं। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ हो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो यूपी के शस्य कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछी जा रही है। तो अगर आपको पता हो कि यूपी में कितने हैं, 9। ये बंदरोगा में ये सारी बातें हुई थी, ठीक है। बंदरोगा को जो कोर्स कराया था आपका। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कितने, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? कौन सी नहीं है? तो यूपी की ये बताना है कि सिंचाई परियोजना है, बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है नहर वाली, वो कौन सी नहीं है? रामगंगा है, शारदा है, गंडक है। सबसे बड़ी नहर प्रणाली आपकी शारदा नहर प्रणाली है। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा ये लंबाई है इसकी, सारी नहरों को मिला के। अगर जो एक नहीं है तो वो है वर्षा जनक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जनक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो टिहरी बांध परियोजना पता होना चाहिए। टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसको सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया गया है। ये जो परियोजना है आपकी भागीरथी नदी पे है, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तराखंड में बहुत आंदोलन हुए थे इस परियोजना को रोकने के लिए, ठीक है। एक मिनट में ये देखूं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं ऊपर, नहीं छूटा। चलिए आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यूपी राज्य की बात की गई, लेकिन इनमें से पूछा गया, ये नहीं पूछा कि यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इनमें अगर आप देखो कि रामगंगा बांध जो है आपका वो सबसे ऊंचा है इनमें, ठीक है। माता टीला है आपका। माता टीला बांध किस पे? बेतवा नदी पे है। रेहंद बांध कहाँ है आपका? सोनभद्र में है, रेहंद नदी पे ही है। तो ये सब में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पारीक्षा बांध किस नदी पर बना है? तो जो पारीक्षा बांध है वो भी आपका कहाँ है? बेतवा नदी पे। यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी हाल फिलहाल में ही, पूरी इंडिया में चर्चा थी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें कौन सी हैं? रबी की फसल भी होती है, खरीफ की भी होती है, जायद की होती है। तो तीनों हैं ये, ठीक है। तीनों फसलें यूपी में होती हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें। आप रबी की पूछ ली गई तो जो लोग भी किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं उनको तुरंत वो यहाँ से समझ जाएंगे कि अगर देखो जो ऑप्शन नहीं हो सकते, मक्का यूपी में नहीं उगाया जाता, मुख्य की बात हो रही, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। कपास भी मुख्य फसल नहीं है यूपी की, और मक्का भी आ गया तो ये भी खत्म। ये सभी हो नहीं सकता है। तो कौन सा है? गेहूं, चना, मटर, जो ये सारे उगाए जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ये तो डायरेक्ट आता है, गरीब का मित्र किस फसल को कहा जाता है? आलू है। सस्ता होता है, आराम से उग जाता है और किसान अच्छी खासी कमाई करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान। तो दालों में भारत प्रथम है, ध्यान रखना। दाल, दुग्ध उत्पादन, इन दो में भारत क्या है? पहले नंबर पे है। तो आज भी पहले पे है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो कृषि कुंभ ये लखनऊ में किया गया था। ये नीतिगत, जितने भी नीतिगत महोत्सव वगैरह होते हैं, चीजें होती हैं, आप 80% जान लेना कि वो लखनऊ में होंगी, ठीक है। आगे, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो भारत में यूपी का स्थान भी प्रथम है, ठीक है।
आगे चलते हैं। आलू गन्ना, आलू हो गया और गन्ना हो गया, कुल खाद्यान्न हो गया, दुग्ध हो गया, इन सब के उत्पादन में यूपी क्या है, फर्स्ट पे। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है, अंग्रेजों ने बनाई थी। यही गाजीपुर में अगर देखो आप तो कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसकी कब्र भी यहीं पे बनी हुई है। बाकी अगर सर्वाधिक अफीम कहाँ उगाया जाता है ये देखो तो बाराबंकी लखनऊ के पास है, सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? पक्षी अभ्यारण्य की बात हो रही, कौन सा? तो अगर आप इनमें देखो तो आराम से याद होगा, ठीक है, समान, समसपुर, सांडी, ये सब क्या, सुरसई, नाबर, सात सात से सात आठ मतलब पांच छह नाम है। सुर सरोवर, ये सब कहाँ है आपके, यूपी में ही है। तो समसपुर कहाँ है आपका, रायबरेली। और ये आपका किस में शामिल है, वेटलैंड में शामिल हो गया अब तो, है ना। तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा वेटलैंड भी यूपी में। बेदाथंगल कहाँ है, तमिलनाडु। घटप्रभा कहाँ है, कर्नाटक। इस प्रकार से ये जो भी बंदर होगा कि जिसने पढ़ाई की होगी उसको पता होगा साहब। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? दुधवा सबको पता होना चाहिए, लखीमपुर खीरी। तो इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एनवायरमेंट से, इसमें भी आते हैं और सब सही होने चाहिए, ये ध्यान रखो। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ है, बनारस के पास है, सबसे पुराना यही है, सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। सर्वप्रथम ये बनाया गया था जो एशियाटिक लायन है उनके लिए। घट चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, चंद्रप्रभा तो मृग भी यहाँ पे पाए जाते हैं तो इसको मृगवन पहले बोला जाता था, यूपी में। निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो फिर से वही सारी चीजें हो रही, बोरी आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो चंद्रप्रभा फिर से आ गया, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो मतलब ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे पुराना भी चंद्रप्रभा ही है, चंदौली जिला में है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया? यूपी वन निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, 25 नवंबर 1974। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है? तो शेर सफारी कहाँ स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। इटावा में अखिलेश जी ने बनाई थी बब्बर शेर की सफारी, है ना, व्हाइट लाइन्स भी यहाँ पे हैं। बाकी नोएडा में आपकी नाइट सफारी है। लखनऊ के पास भी एक नाइट सफारी बनाई जा रही थी, कुकरेल में शायद। निम्न में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से बाघ अमनगढ़ है, खुद में एक टाइगर रिजर्व तो नहीं है, ये बफर जोन है आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ध्यान से। यूपी में अगर देखो आपके कितने टाइगर रिजर्व हैं तो अब टोटल 4 हो गए हैं, ठीक है। टोटल 4 रिजर्व, जो आखिरी बना है वो आपका कौन सा, रानीपुर, चित्रकूट जिले में। जनगणना 2000, जनगणना बहुत ध्यान से पढ़ना, यूपी की और प्लस इंडिया की, दोनों जनगणनाएं बहुत डिटेल में कराई हैं। काफ़ी मेहनत हुई है आपका कोर्स कंप्लीट कराने में, हर चीज़ पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो यूपी की साक्षरता दर कितनी है, 67.68। यहाँ पे पुरुष की देखो तो 10 बढ़ा दो 77 है यूपी में, और महिलाओं की देखो तो 10 कम कर दो 57 है, ठीक है। और पॉइंट में कुछ होगा वो लगा लेना अपने हिसाब से। इंडिया की देखो तो 73 पॉइंट समथिंग है इंडिया की साक्षरता दर। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की बात हो रही, सिटी की बात नहीं हो रही, महानगर की नहीं हो रही, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, इलाहाबाद। और न्यूनतम किसकी है, महोबा की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो इनमें से अगर पूछें आप कि सबसे ज्यादा साक्षर जनपद कौन सा है, गाजियाबाद कोई जनपद है नहीं, गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर। तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की थी, लेकिन इसमें से है नहीं, तो इसमें कानपुर आ जाएगा, दूसरे पे कानपुर और तीसरे पे औरैया है। अगर महिलाओं की शिक्षा की बात की जाए तो कानपुर पहले पे, पुरुष में तो गौतम बुद्ध नगर ही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में यूपी का कौन सा जिला सबसे बड़ा है आपको बताना है। तो कौन सा जिला, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इलाहाबाद।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? 20.23 यूपी का वृद्धि प्रतिशत था। ये पूरी 10 की वृद्धि होती है, ठीक है। आगे आते हैं। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? बाल लिंगानुपात की बात की गई, ध्यान रखना। यूपी का जो लिंगानुपात है, वयस्क लिंगानुपात जिसको, ओवरऑल लिंगानुपात 912 था और 902 है आपका बाल लिंगानुपात, मतलब कम है। और 943 लिंगानुपात किसका है? इंडिया। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र कौन सा? कानपुर। कानपुर में अभी एक फैक्ट्री लग रही थी कानपुर के कहीं किसी एरिया में, वो देख लेना, 1 साल पहले का करंट है, और काफी बड़ा लग रहा था, पार्क लग रहा था, चमड़ा पार्क, लेदर पार्क। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद में किस चीज की होती है चीजें? हाथ छपाई कला, हाथ से कड़ा छपाई वगैरह होती है सारी चीजें, ठीक है, वस्त्रों पे होती है, कागज पे होती है, तो इसका पर्याय बन गया। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये सप्लाई इंस्पेक्टर में आया था और इस पे विवाद भी हुआ था, बाद में इन्होंने क्या, सबको फुल मार्क्स दे दिए थे। लेकिन प्रमुख अगर आभूषण बाजार वैसे बात करो तो मेरठ ही है, न्यूज वगैरह में आया था, बट ये कहीं पे किसी बुक वगैरह ऑथेंटिक सोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ऑथेंटिक सोर्स में नहीं दिया था, पहली वाली आंसर की में मेरठ माना था आयोग ने, और बाद में इसको शायद मतलब फुल मार्क्स दे दिए थे। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद पता होना चाहिए, कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। सुहाग वगैरह के नाम से भी ये सुहाग की नगरी ऐसा कुछ है, ठीक है, क्योंकि सिंदूर वगैरह और कांच की चूड़ियाँ यहाँ फेमस है। मेनली कांच का जो भी आइटम बनता है वो सब यहाँ बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो वो पता करना है आपको। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ? कानपुर में बिल्कुल होते हैं। कांच उद्योग फिरोजाबाद में अभी बात हुई है। परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ? लखनऊ में है क्या? ये है नरौरा, बुलंदशहर में पड़ता है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एसोचैम की बात हो रही है। एसोचैम सिंपल है, एसोचैम की स्थापना, ये तो सिंपल फैक्ट है, 1994 में यूपी में हुई थी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? चलिए सब पे बात कर लेते हैं पहले। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। काकरा पार कहाँ है? गुजरात। नरोरा कहाँ है आपका? बुलंदशहर, यूपी। तो अब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो यूपी के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र, मोदी जी गए थे, इसका उद्घाटन किया था? आगरा। उस टाइम का करंट है तो ये ज्यादा विशेष है नहीं, हो सकता है घुमा के पूछे। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1983। सिंपल सा फैक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम, ये परिवहन, देखो ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं, तो यूपी की ज्योग्राफी की बात कर रहे तो यूपी के परिवहन से रिलेटेड, इसलिए वो क्वेश्चन उस टाइम के आ गए, बट ये करंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक था? तो ट्रांसपोर्ट नगर जो आपका लखनऊ का जो हवाई अड्डा है अमौसी, वहां से चारबाग तक, ठीक है, हवाई अड्डे के पास में ही ट्रांसपोर्ट नगर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा इस योजना का शिलान्यास किया गया। लखनऊ मेट्रो कब से शुरू करने की योजना थी? 2016, जबकि 16 की लास्ट तक, शायद 2017 में आपकी यूपी में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, उसके जस्ट पहले 1-2 महीने पहले इन्होंने क्या उद्घाटन कर दिया था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का, मुझे लगता है परिवहन में केवल लखनऊ मेट्रो ही पूछे हैं गए हैं क्वेश्चन सारे। तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली है? ये आज भी यही है, एलिवेटेड, ऊंचाई वाली मतलब एलिवेटेड रोड, जो एक प्रकार का फ्लाईओवर जिसको बोलते हैं, तो वो पूरा रोड है। तो ये रोड है आपका यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक। ये आपका 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है, मतलब दिल्ली के पास गाजियाबाद में है, ठीक है। राजनगर एक्सटेंशन, इधर मैं गया हूँ। आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया? फिर से ये परिवहन में आया था। तो नोएडा और आगरा। आजकल आपके क्वेश्चन है, आप यहाँ से आपको देखना है कि जितने भी आपके गंगा एक्सप्रेस वे बन चुका है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बन चुका है, ठीक है, बुंदेलखंड बन चुका है हाल फिलहाल में। कल की ही न्यूज है कि कल की
पूर्वांचल पे, शायद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे क्या हुआ था, जो फाइटर जेट्स हैं वो उतरे, उन्होंने पूरा वहाँ पे टच डाउन किया, कई सारे फाइटर जेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो नए नए हैं उन पे आपको ध्यान देना है, इनको देख लेना ध्यान से। जेवर हवाई अड्डा बन रहा है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? 2012 में किया गया था। कोई 2001 से चल रहा था यमुना एक्सप्रेस वे, 2012। पहले देखो, पहले कितना टाइम लगता था। अभी इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया था, 3 साल के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया। इतना टाइम कम हो गया है जो लगता था। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो अगर आप देखो, थारू। देखो, यूपी में पहले 2 ही जनजातियां थी जो अनुसूचित जनजाति में शामिल थी, बाद में इन्होंने 10 और शामिल कर दी। तो आप देखोगे ना, इसके बाद अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो 2011 की जनगणना, उसमें एकदम से बढ़ जाएगी, पहले बहुत कम थी यूपी में। ठीक, तो अब टोटल 12 जनजातियां हैं। सबसे बड़ी यूपी की जनजाति समूह बोलो तो थारू है। ठीक है, वैसे इंडिया की बोलो तो गोंड जनजाति समूह है सबसे बड़ा। ठीक, अब आते हैं यूपी में थारू। अधिकतर जनजातियां यूपी में आपकी कहाँ, सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाएंगी अधिकतर। 2 जनजातियां हैं जैसे बुक्सा और भोक्सा, ये वाली, ये बिजनौर में पाई जाएगी आपकी, केवल बिजनौर में। एक सहरिया है, वो ललितपुर में पाई जाएगी। बाकी की बची हुई जनजातियां आप देखोगे कि आपकी सोनभद्र मिर्जापुर तो है ही, थोड़ा इलाहाबाद वगैरह इधर नीचे की तरफ उतर आते हैं। तो राजी जनजाति यूपी में नहीं पाई जाती और तड़वी भी नहीं पाई जाती। ठीक है, सहरिया पहरिया ये सब पाई जाती है। ठीक, तो ये जनजातियां आपकी दोनों नहीं है इस क्वेश्चन में। वैसे आयोग ने तड़वी माना है केवल एक आंसर, इसमें दोनों नहीं है। देख लेना एक बार जनजातियां ध्यान से। आगे आते हैं, हाँ ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। 3 सेपरेट बैचेज चल रहे हैं हमारे, 14 जून से चल रहे हैं। 10 से 11 क्लासेज हो चुकी हैं, उन पर डेली 1 क्लास पढ़ती है आपकी। धीमे धीमे हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर 2 क्लास आज आपकी पर डे पढ़ने लगेंगी, 2 क्लासेज। और फिर जैसे ही एक सब्जेक्ट आपका खत्म होता जाएगा, उसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी ये चल रही है। बीपीओ की न्यू वैकेंसी है, आरओ की वैकेंसी है, और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, तीनों के सेपरेट बैचेज चल रहे हैं। आपके जो पेपर में जो आपका सिलेबस है प्लस प्रीवियस ईयर्स के अनुसार जो भी आपकी चीज़ें पेपर में आने वाली हैं, आपके बैच में सिर्फ वही कराई जाएंगी। वो इतनी डिटेल में कराई जाएंगी कि आपका बार बार रिवीजन भी हो जाए, और जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती हो। ठीक है, ये सारी डिटेल है। जीएस रेवोल्यूशन करके आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, ऐप मिल जाएगा, ऐप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के डैशबोर्ड पे आपको सारे बैच दिखेंगे। कुछ लोग सशंकित हैं, सारी चीज़ें, बट डैशबोर्ड पे आप देख के बैच ले सकते हो। कोई क्वेरी हो आपकी तो इस नंबर पे आप क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये नंबर दिया है। बाकी टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है जीएस रेवोल्यूशन करके, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये है आपकी थारू। ठीक है, थारू जनजाति क्या दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थोड़ी बहुत आपको जनजातियां हैं, उनके कुछ ना कुछ रीति रिवाज भी जानने चाहिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी कौन सा शहर है? खुर्जा। टाइल्स, मतलब सिरेमिक टाइल्स जो होती है ना, तो इस सबसे ज्यादा आपकी खुर्जा वगैरह बनती है, तो ये हो गई सिरेमिक सिटी यूपी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल है? तो बुंदेलखंड के सारे जिले होंगे। तो अगर बुंदेलखंड के सारे जिले आप देखो तो बिठूर, ठीक है, कानपुर बुंदेलखंड में नहीं आता लेकिन बिठूर आता है, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा, ये सारे आपके क्या होगा, बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट में आते हैं सब। आंसर हो जाएगा। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि किसका? महर्षि भृगु। बलिया शहर जो महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है, सीधा फैक्ट है, सिंपल सा। बलिया आपको अब पता तो होना चाहिए कि बलिया सबसे पूर्वी भी है। सबसे पश्चिमी कौन सा है आपका? शामली। उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। ये जिले सारे पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? काशी विश्वनाथ मंदिर की बात बिल्कुल है। 80 घाट वहीं पे ही है, बनारस में ही। आगरा किला, आगरा है ही। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता। तो पर्यटन से पर्यटक वाले जो स्थल हैं फेमस, उनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आगे चलते हैं, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? ये पूछा गया, रूमी दरवाजा
कहाँ पे है आपका? लखनऊ में। रूमी कलम नामक एक कला शैली थी। आसफ उद्दौला इसने बनवाया था रूमी दरवाजा, ये ध्यान रखना। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा भी इन्होंने ही बनवाया। रूमी दरवाजा को ऐजा बनवाया था जैसे वो अनाज भंडार के पर्पज से। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो किछौछा दरगाह शरीफ एक सूफी संत थे, वो आए थे, ठीक है, यहाँ रहने लगे। पहले वो मतलब शाही परिवार से थे, तो वो रहने लगे थे। तो किछौछा आपका अम्बेडकर नगर में। टांडा, टांडा नामक जगह का नाम सुना होगा। तो टांडा तहसील में किछौछा शरीफ। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? बहुत ही सिंपल सा है, इलाहाबाद। और कहाँ का लगता है? उज्जैन में भी लगता है आपका। नासिक में त्र्यंबकेश्वर लगता है ना, और हरिद्वार में लगता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? पूछा जाता है। सीतापुर जिले में है। अगर सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन भी देखो आप, तो यूपी में कहाँ है? सीतापुर। तो ये सारे आपके लिए फैक्ट हैं। आगे चलते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कौन सा है आपका? कथक नृत्य है। कहाँ पे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का जो दरबार था उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। लखनऊ घराना जिसको बोलते हैं, इसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कालका, बिंदादीन, ये सब इसके नृत्य के क्या थे? मुख्य नृत्यकार थे जो फेमस है। एक कला पूछा गया, मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो मथुरा की जो पारंपरिक कला है वो सांझी कला शैली। इसमें भगवान कृष्ण है, राधा है, इनसे संबंधित सारी चीजें बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य, फिर से वही पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपका? कथक। आगे बढ़ते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी यूपी में ही होती है, मथुरा क्षेत्र से लेके बुंदेलखंड के झांसी के भी क्षेत्र आते हैं इसमें। ये सारी चीजें आपको कराई गई हैं, जो आपको टास्क दिया गया था उसमें पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, इनको रिवाइज करके ही जाना। आगे चलते हैं। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू। आगे, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहले नाम मोराइस कॉलेज था, मॉरिस कॉलेज उनके नाम पर रखा गया था, फिर इसको भातखंडे संगीत संस्थान। संगीत लोक कला अकादमी, भारतेंदु अकेडमी है, और इसके बाद और भी संगीत से संबंधित जितने भी हैं वो सब लखनऊ में आपके, ये भी वहीं पे। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। अब तो इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, 1963 में नाम बदल दिया गया था। ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में है। यहाँ पे भी मैं होके आया हूँ, देखा है। रामभद्राचार्य जी को जान रहे होंगे, अंधे हैं वो खुद ही, तो उन्होंने विकलांग जितने भी हैं उनके लिए विश्वविद्यालय बनाया, उनको पढ़ाना लिखाना, स्किल डेवलपमेंट करना और रोजगार के लिए। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? बीएचयू की बात हो रही, मदन मोहन मालवीय 1916 में। पहले बनारस सेंट्रल स्कूल था, किसने स्थापना की थी इसकी? एनी बेसेंट। ये पढ़ा चुके हैं आपको करंट में, इसमें मॉडर्न में, ठीक है। इन्होंने की थी इसकी स्थापना। इसके 1916 में इसी को बीएचयू में कन्वर्ट कर दिया गया था, मतलब और बड़ा बना दिया गया था। मदन मोहन मालवीय का इसमें बहुत बड़ा मतलब श्रेय था उनका। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इनमें से कहाँ पे है? ये भी आपका कहाँ है? लखनऊ। आगे चलते हैं। भारत कला भवन, ये मैंने बोला ना आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी हैं, लेकिन ये भारत कला भवन आपका कहाँ है? बनारस में, बीएचयू कैंपस में है। आर्ट्स से रिलेटेड और जितने भी होंगे, संगीत नाटक अकेडमी, भारत, ये कौन सा था, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, इसके बाद भारतेंदु अकेडमी, ललित कला अकेडमी, ये सब आपके कहाँ है? लखनऊ में। केवल भारत कला भवन बीएचयू के कैंपस में आपका बनारस में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ये है बरेली, इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है।
औद्योगिक आविषालुता विज्ञान शोध केंद्र संस्थान, इसको विश्व विज्ञान शोध केंद्र संस्थान भी बोलते हैं, ये लखनऊ में आपका। उत्तर प्रदेश में इस किसी चीज के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। तो किस चीज का प्रचार करना था? लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, इनको बढ़ावा देने के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। लड़की के जन्म होने पर अधिकतम 2 गर्ल्स होती हैं जिनको दिए जाते हैं, 2 गर्ल्स के जन्म पर, ठीक है। 6 चरणों में दिए जाते हैं स्नातक, जब तक लड़की स्नातक न कर ले तब तक ये पैसा 6 चरणों में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी चीज के लिए पूछा गया कि किसके लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो किस चीज के लिए? कुपोषण, कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की। किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 300 दिन है, मतलब अगर वो गर्ल्स हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं तो 300 दिनों तक अगर उपस्थित नहीं तो उनको क्या है कि पोषण नहीं मिल पा रहा है। स्कूल में तो आपका मिड डे मील मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही, ठीक है। तो उनके लिए ये योजना लेके आई गई थी। तो 300 दिनों तक अगर वो स्कूल नहीं जाती है कोई लड़की, तो उसके लिए स्कूल के बाहर पोषण के लिए किशोरी ये योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान है? जानते हो, जनसंख्या ज्यादा है, किसान सबसे ज्यादा है, तो पहले ही स्थान होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। हुआ क्या था, बीआरडी कॉलेज था गोरखपुर का, डेली 150 बच्चे मर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। बहुत किरकिरी हो रही थी योगी गवर्नमेंट की। जापानी इंसेप्टिलाइटिस नामक एक क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर होता है। देखो ये क्या है, तराई रीजन है। तराई रीजन में क्या पानी भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं, वो जन्म लेते हैं। तो भारी पैमाने पे यहाँ मच्छरों से संबंधित बीमारियां भी होती हैं। उसी में जापानी इंसेप्टिलाइटिस, हर साल में इसका एक सीजन आता था, हजारों बच्चे मारे जाते थे। उस साल भी ऐसे ही हो रहा था। फिर इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ध्यान दिया, अलग से चीजें चलाई, अभियान चलाया, ध्यान दिया। तो अब देखते हैं पिछले 2, 3, 4 साल से ऐसी कोई न्यूज नहीं आती है। तो जापानी इंसेप्टिलाइटिस का उन्मूलन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 उत्तीर्ण चयनित छात्रों को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है? तो ये कन्या विद्याधन योजना कौन? अखिलेश यादव लाए थे। 3,000 रुपये तक की, शायद 30,000, 3,000 नहीं 30,000, पहले 20,000 थी, फिर 30,000 कर दी गई थी, ठीक है। तो 30,000 की सहायता जो 12वीं उत्तीर्ण हो, 12th पास गर्ल्स के लिए थी। आगे आते हैं। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया था? 1880 नामक की पत्रकारों के लिए अलग से एक हेल्पलाइन बनाई थी इन्होंने। अगला आते हैं। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? 12वीं कक्षा में, अभी बताया, तो आपका वीडियो में ही आया है। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म कहाँ हुआ था? परमहंस योगानंद गिरी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका प्रयागराज। आगे चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, नाना साहब थे। इनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे, ठीक है। जगदीश सिंह कहाँ थे? आरा में थे। वाजिद अली शाह ने कहीं नेतृत्व नहीं किया था। इनकी जो दूसरी पत्नी थी, कौन सी? हजरत महल, बेगम हजरत महल, उन्होंने किया था। इनको हटा दिया गया था 1856 में। अवध का कुशासन के आधार पर क्या विलय कर दिया गया था, और यही शासक थे नवाब उस टाइम पे। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो इनमें से देखो आप, तो सिद्धेश्वरी देवी, इनका संबंध यूपी राज्य से था। भीमसेन जोशी आपके किराना घराना जो है आपका यूपी में ही पड़ता, किराना में, उससे संबंधित थे, लेकिन जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, बनारस में। आगे। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? प्रयागराज से। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे? दूसरे पे। ये ध्यान रखना, जो घरेलू पर्यटक हैं सर्वाधिक इस टाइम पे भी सेम है, तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे यूपी में। अगर विदेशी पर्यटक देखो तो सबसे ज्यादा आपके मिल जाएंगे मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 2011-12 से 18-19 के बीच राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी?
तो ये कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया, और इस 10 साल का ही पूछा गया ऑन एवरेज, 8-9 साल का, ठीक है। तो 11.3 थी। 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का निम्न में कितने % हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र द्वारा योगदान किया? ये पुराना है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो, क्योंकि नया वाला भी डेटा इसके आसपास ही रहता है। तो जो टोटल जीडीपी है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का कितना योगदान? 24। तो आज भी 24 से 26 के आसपास ये। यूपी में 2016 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 2016 में 43 थी। अब जो 2022 का डेटा है, सर्वे है, उसमें ये 38 हो गई, कम हो गई, ठीक है। हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह को 14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस पुरस्कार का नाम बताइए। तो ये पुरस्कार, यूपी का सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत भारती, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके तहत। आगे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना होगा? ये उस टाइम का करंट है, कोई बड़ा नहीं है, बट आया है, आपका पेट में आया था। तो ये कहाँ है? संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है? लखनऊ में। आशा उद्दौला ने बनवाया है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ, ताजमहल कहाँ है? आगरा, तो ताज महोत्सव भी वहीं पे। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? तो ये ध्यान रखना कि ये आपका जो है उसी टाइम का करंट है, आज अभी भी बन रहा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सिडबी था, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीआई टैग, क्योंकि इसको मिला है इस साल का। जितने भी जीआई टैग हैं जो मैंने करंट की पीडीएफ प्रोवाइड कराई, उसमें सारे दिए, एक बार देख के जाना। तो ये कहाँ है आपका? वाराणसी में। अगर आपका पूछा जाए दशहरी आम, तो वो कहाँ है आपका? मलिहाबाद है, लखनऊ के पास है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन है? तो राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, इसको टेसू भी बोला जाता है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। और क्या बचा? अगर राजकीय चिन्ह देखो तो ऐसे करके धनुष बाण है, और मछली है, 2 मछली और तीर धनुष एक घेरे के अंदर। तो ये सारा यूपी से रिलेटेड। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया? उस टाइम का करंट है, अब तो देखा ही होगा कि बहुत सारे हो गए। सुर सरोवर भी है आपका, कीथम लेक जिसको बोलते हैं, आगरा के पास। पार्वती अर्गा भी आ गया आपका, और सुरहा ताल भी आपका है। ऊपरी गंगा नदी, ये सारे आपके कहाँ आ गए हैं? रामसर साइड में है। तो इसमें आपको कोई लेना देना नहीं इसका। आगे चलते हैं। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या मॉस्क कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? देखो मैं बताता हूँ, जौनपुर। सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मलिक सरबर। मलिक सरबर उर्फ ख्वाजा जहां, एक किन्नर था, इसने जौनपुर की स्थापना की थी 1398 के आसपास, ठीक है। इसके बाद इब्राहिम शाह सरकी आए, बहुत अच्छे अच्छे निर्माण कराए, अटाला मस्जिद, झांझेरी मस्जिद, ये सब, लाल दरवाजा मस्जिद भी वहाँ पे। तो इब्राहिम शाह सरकी और हुसैन शाह सरकी। यहाँ पे क्या है? मीनारों का अभाव है, मस्जिदों में मीनारें नहीं है, का अभाव है। जो खिड़कियां हैं वो बड़ी बड़ी पत्थर की खिड़कियां हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। और इसको पूर्व का सिराज बोला जाता था। पूर्व का सिराज मतलब कला के क्षेत्र में ये इतना आगे चला गया था। ये सारे फैक्ट हैं। तो कहाँ है? जौनपुर में। आगे आते हैं। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो कौन सी थी? नवाब कहा जाता था, अवध के नवाब। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग, ये क्वेश्चन आता है और आज भी वही है इसका, ठीक है। आज भी इस क्वेश्चन का जवाब वही है, तो इसको ध्यान रख लेना कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में पहचाना गया है। टोटल 112 जिले हैं देश भर से, ठीक है, जिनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट
एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, आकांक्षी जिला। इनमें नीति आयोग विकास के बहुत काम किए हैं। जो सबसे पिछड़े जिले हैं देश के, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और यहाँ पे इनकी रिपोर्टिंग जो केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी है ना, वो लेते हैं सीधी। तो यहाँ पे वो नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग भी निकालता है इनकी। तो यूपी के टोटल 8 जिले इसमें शामिल हैं, ठीक है। बुंदेलखंड का एक है, चित्रकूट। बाकी जिले आपके ऊपर के हैं, श्रावस्ती हो गया, तो वहां के वो देख लेना आप कौन कौन से जिले हैं, टोटल 8 का नाम। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी, पेठा, इसमें तो कोई वो होना ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर से शुरू की, 1090 से शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, ये लिख लीजिए पूरा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो पता होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है। ईसाई, ठीक। इसके बाद जैन, फिर बौद्ध, फिर पारसी। इसी ऑर्डर में इनकी संख्या है, सबसे ज्यादा हिंदू की, फिर मुस्लिम की, फिर सिख की, फिर ईसाई की, फिर जैन की, फिर बौद्ध की, फिर सबसे कम पारसी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारसी। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के पूरी इंडिया में भी लगा लो आप, तो संस्कृत भाषा आजकल बोलने वाले मिलते कहाँ हैं, ठीक है। संस्कृत हो जाएगी। पहले पे सर्वाधिक यूपी में क्या हिंदी बोली जाती है, दूसरे पे भोजपुरी बोली जाती है। और यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्या, ये सब्जेक्ट खत्म हुआ। जितने भी इसके प्रीवियस क्वेश्चन थे मैक्सिमम हमने यहाँ पे करा दिए, बहुत डिटेल में कराए हैं। इसको रिवाइज कीजिए, आराम से पेपर दीजिए सब लोग। गुड लक, एकदम जाइए पेपर को फोड़ के आइए, सिलेक्शन लेके आइए, ठीक है। धन्यवाद।